आदाब, मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। आप सभी का इस्तकबाल करता हूं हमारे मसाइल में। और पिछले हफ्ते हम हाजिर हुए थे इस इशू को लेकर कि क्या हिंदुस्तान में अलकायदा और आईएसआईएस का कुछ असर हो रहा है मुस्लिम नौजवानों पर या मुस्लिम तबके के कुछ हिस्से पर। और क्योंकि ये सवाल इसलिए उठा था कि बहुत ज़्यादा गिरफ्तारियां हो रही हैं मुल्क में के अलग अलग हिस्सों में अलकायदा और आईएसआईएस के नाम पर। तो सवाल ये उठा था कि क्या वाकई कुछ असर है या फिर ये गिरफ्तारियां ऐसे ही हो रही हैं और एक परसेप्शन की बिना पर ये गिरफ्तारियां हो रही हैं। और अब आज हम ये सवाल उठाएंगे कि किस तरीके से अलग अलग तंजीमें इन गिरफ्तारियों की मुखालफत में या इनके खिलाफ एक जगह इकट्ठी हुई हैं और प्राइम मिनिस्टर से भी मुलाकात हो रही है इन्हीं गिरफ्तारियों के खिलाफ और वजीर दाखिला से भी मुलाकात हुई है। तो तंजीमें एक प्लेटफॉर्म पर आ रही हैं, ये एक अच्छा साइन है। लेकिन तंजीमें एक प्लेटफॉर्म पर आ तो रही हैं, इनके पीछे का मकसद असल क्या है? क्या वाकई ये गिरफ्तारियों के खिलाफ हैं? और क्या वाकई जो प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हो रही है और वजीर दाखिला से मुलाकात हो रही है वो संजीदगी से काम कर रहे हैं या फिर अपनी अपनी तंजीमों को वो आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं या इसमें भी कहीं सियासत है? चार खास मेहमान मेरे साथ इस स्टूडियो में मौजूद हैं, इनका तारुफ मैं करा दूं। मेरे साथ हैं सलीम इंजीनियर साहब, सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी हिंद, इस्तकबाल है आपका। इनके अलावा हमारे साथ हैं अमजद खान साहब, कन्वीनर इंडियन मुस्लिम कोऑर्डिनेशन सेंटर, आपका भी इस्तकबाल करते हैं। और साथ ही मौजूद हैं मीम अफजल साहब, सीनियर स्पोक्स पर्सन कांग्रेस के, आपका भी इस्तकबाल है। और इनके अलावा हमारे साथ है सीनियर जर्नलिस्ट वीके शर्मा साहब, आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। और मीम अफजल साहब, सबसे पहला सवाल आपसे ही, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि गिरफ्तारियां जो हैं हो रही हैं वो अलकायदा और आईएसआईएस का एक बताया जा रहा है कि ये उनके लोग हैं या उनका असर इन लोगों के ऊपर है। कुछ लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं और तंजीमें जो है वो इकट्ठा हो गई हैं, एक जगह आ गई हैं। प्राइम मिनिस्टर से भी मुलाकात हो रही है और होम मिनिस्टर से भी मुलाकात की है। तो सबसे पहला सवाल ये है कि ये कितनी संजीदा नज़र ये कोशिशें आपको आ रही हैं? वाकई संजीदगी है इनके अंदर, ये जो अलग अलग तंजीमें एक जगह आई हैं? देखिए, जो तंजीमें आई हैं, कल शाही इमाम मौलाना सैयद अहमद बुखारी साहब भी वज़ीर आज़म साहब से मिले हैं जी। उन्होंने भी इस मसले को उठाया है और ये बहुत संजीदा और बहुत तशवीशनाक मसला है। बुनियादी बात ये 26 जनवरी और 15 अगस्त से पहले अक्सर इस तरह की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आती हैं कि कुछ आतंकवादी दहशतगर्द लोग मुल्क में घुस आए हैं और कुछ भी कार्रवाई कर सकते हैं। ये इंटेलिजेंस एजेंसीज की अपनी जो मालूमात होती है उसकी बुनियाद पर वो इस तरह की रिपोर्ट्स देते हैं और जाहिर है उसके बाद फिर पकड़ा धकड़ी भी शुरू होती है। बिल्कुल। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब एक ट्रेंड बड़ा ख़तरनाक जो चल गया है वो ये कि जो ही किसी को उन्होंने एहतियातन उठाया कहीं से और उसको यानी गिरफ़्तार किया या कस्टडी में लिया, अगले रोज़ ख़बर आती है कि फ़लाने आतंकवादी गिरफ़्तार, 2 आतंकवादी गिरफ़्तार, 4 आतंकवादी गिरफ़्तार। यानी ट्रायल होने से पहले, तहकीक होने से पहले, किसी किस्म का सबूत होने से पहले, कोई चार्जशीट दाखिल होने से पहले मीडिया में ये ख़बर आती है कि आतंकवादी यानी दहशतगर्द गिरफ़्तार हो गए। आप ये भी जानते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बाद में बेगुनाह छूटते हैं। तो ये ज़्यादा तशवीश की बात है। और कल शायद जैसा कि मैंने रिपोर्ट्स देखी, इमाम साहब ने भी यही बात वज़ीर आज़म से कही कि जो ये गिरफ्तारियां हो रही हैं, अगर कोई आदमी गलत काम करता है पकड़ा जाए, हमें कोई एतराज़ नहीं, कोई भी एतराज़ नहीं करेगा और करना भी नहीं चाहिए। मुल्क सबसे अहम है और उसको हम किसी भी हालत में किसी ख़तरे में नहीं डाल सकते। लेकिन जो यंग बच्चे कभी कभी फेसबुक पर या कहीं पर इस तरह की चीज़ों से मुतासिर होकर कुछ लिख देते हैं या कुछ उसमें लाइक कर देते हैं, तो उसकी बुनियाद पर उनको गिरफ्तार करके दहशतगर्द करार दे देना बुनियादी तौर पे ये बड़ी गलत बात है और ये तशवीशनाक भी बात है। और जो नई गवर्नमेंट है, अब जो मोदी जी की सरकार है, वो एक तरफ तो दावा करती है कि हम सबको साथ सबका विकास करना चाहते हैं और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इस तरह की बहुत सारी शिकायतें सामने आ रही हैं जिससे ये जाहिर होता है कि ये सरकार सबका साथ सबका विकास नहीं चाहती बल्कि कुछ ख़ास लोगों का ही विकास करने में लगी हुई है। तो मैं एक समझता हूँ कि ये बहुत तशवीशनाक बात है और अगर मुस्लिम तंजीमें इस पर तशवीश का इजहार कर रही हैं तो वो इजहार हक़ बजानिब है। जब हमारी सरकार थी उस ज़माने में भी अगर ऐसा कुछ होता था तो मुस्लिम तंजीमें बाकायदा इसी तरह से तशवीश का इजहार भी करती थी, हमारे यहाँ डेलीगेशन से मिलती भी थी, प्राइम मिनिस्टर से भी मिलती थी और उस पर कार्रवाई भी होती थी। आपको याद होगा कि एक बार हमारे एक वज़ीर दाखिला ने क्या कहा था इस सिलसिले में, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूँ चूँकि बहुत सारे लोग उसे बड़े नेगेटिव अंदाज में लेते हैं और उसको लेकर के हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। लेकिन देखिए, मैं आपको बताऊँ, इस मुल्क के अंदर खाली पॉलिटिशियंस को हर चीज़ के लिए ज़िम्मेदार करार देना जो हम लोगों का आम तौर पर एक रवैया है, यहाँ एक ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी एक ऐसा तबका है जो भेदभाव करने में यकीन रखता है और वो सरकार किसी की भी रहे वो अपनी जगह बैठे रहते हैं, काम करते रहते हैं। पुलिस के अंदर,
इंटेलिजेंस के अंदर, इस तरह की जो खुफिया तंजीमें हैं, उसके अंदर एक तबका ऐसा है जो मुसलसल माइनॉरिटीज़ को टारगेट करता है। ठीक है। और मैं अपनी जानकारी की बुनियाद पे कह रहा हूँ, कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, कि वो टारगेट जानबूझकर करते हैं, बेगुनाहों को फंसाते हैं और बाद में वो छूटते हैं। इसमें जब ऊपर बैठे हुए जो पॉलिटिशियंस हैं, जब उनके सामने केस पेश किया जाता है तो वो समझते हैं कि शायद ये बात जायज़ है जो पकड़ा गया, लेकिन पता लगता है कि वो 6 साल के बाद, 4 साल के बाद, जब उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, तो 11 साल के बाद, 12 साल के बाद, 14 साल के बाद वो बेगुनाह छूटते हैं और सुप्रीम कोर्ट से छूटते हैं। तो मेरा ये कहना है कि इसमें तवज्जो देने की ज़रूरत है ब्यूरोक्रेसी के ऊपर भी। अगर इस देश के अंदर अदालतें इतनी बाख्तियार ना हों और इंसाफ के हिसाब से ना चलें, तो मैं समझता हूँ फिर तो इस बड़ा लोगों के मुश्किल लिए मुश्किल हो जाएगा, आप ये कह रहे हैं। ठीक है, वापस आपके पास आएंगे। मोहम्मद सलीम इंजीनियर साहब, आपको क्या लगता है, चूंकि आपकी तंजीम जो है वो भी बहुत सारी तंजीमों के साथ मिलकर के मैदान में उतरी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों ने की है और बताया है कि कैसे आप लोग मिल करके इन गिरफ्तारियों के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, आपको लगता है कि ये कानून का काम है, कानून के हवाले छोड़ देना चाहिए, या फिर ज़रूरत है वाकई इन गिरफ्तारियों के खिलाफ इकट्ठा होने की? देखिए, ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि इस तरह की चीज़ों के खिलाफ मुस्लिम जमातें या मुस्लिम तंजीमें जमा हुई हों। जी, आतंकवाद और दहशतगर्दी का जो लफ्ज़ है उसको अब इतना आम कर दिया गया है और एक ख़ास कम्युनिटी के लिए उसको बिल्कुल मुख्तस कर दिया गया है। जब आप वो शब्द बोलेंगे तो समझ में आ जाएगा कि आप किस कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, किस मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की बात कर रहे हैं। तो ख़ुद टेररिज्म लफ्ज़ की ईजाद में ही एक बहुत बड़ी साजिश हमको नज़र आती है, नंबर एक। और दूसरी बात यह है कि अभी हम ISIS की बात करें, क्योंकि बहुत हिस्ट्री में जाने के बजाय, तो हिंदुस्तान में हमने देखा पिछले 10-15 सालों से हम देखेंगे, कभी ये कहा गया कि यहाँ हुजी का नेटवर्क जो है वो फैल रहा है, फिर कहा गया कि यहाँ पर लश्कर तैयबा और दूसरे लोग जो है वो आ गए हैं। ISI का नाम बहुत आता था, ISI का नाम बहुत आता था, अब हाँ अब बहुत कम आने लगा है। ये वजह भी इंडियन मुजाहिदीन आ गई थी, इंडियन मुजाहिदीन नाम की एक तंजीम खड़ी की गई और उसका हवा हुआ और लोग पकड़े गए और मास्टर माइंड और फलां अखबारों में बड़ी दहशतगर्दों की फ़ोटो छापी गई और मालूम हुआ कि बाद में ज़्यादातर लोग जो है कोर्ट ने उनको बरी कर दिया। अब ये ISIS, जिसके बारे में हमारे होम मिनिस्टर, मौजूदा होम मिनिस्टर 1 साल पहले 21 मार्च को जयपुर में एक कॉन्फ्रेंस में ये कह चुके हैं कि नहीं, यहाँ इंडिया में दहशत ISIS जैसी तंजीम के लिए न कोई जगह है, न यहाँ का नौजवान कभी इससे मुतासिर हो सकता है और इसका कोई वो नहीं है। बिल्कुल। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि फ़ौरन जो है अब ऐसा माहौल बनाया गया कि उसके लिए रिक्रूटमेंट हो रहा है, उसके लिए हथियार जमा किए जा रहे हैं, या ये सब करने वाले थे, फलां करने वाले थे। और कौन लोग हैं ये IT प्रोफेशनल्स हैं, ये इंजीनियर्स हैं, ये बहुत ही हाईली क्वालिफाइड लोग हैं। और कल की मैंने इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट देखी कि जो पकड़ते वक्त जो दावे किए गए थे कि साहब ये कोई बड़ा वाक़या करने वाले थे और हमने बहुत बड़े वाक़े को रोकने के लिए इतनी बड़ी कार्रवाई की है और बड़े ख़तरनाक लोगों को हमने पकड़ लिया है, और कल कहते हैं कि अब तक की कार्रवाई में हमारे पास उनके बारे में हमें कोई सबूत नहीं मिले हैं और कोई ऐसी घटना करने वाले थे इसकी कोई वो नहीं है। अलबत्ता वो नेट पर चैटिंग करते थे, कुछ लोगों से कांटेक्ट थे। तो ये जो पूरा खेल है, अब ऐसा लगता है कि इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो इसराइल और अमेरिका मिलकर कर रहे हैं। हमने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही, ISIS का न इस्लाम से कोई संबंध है, न मुसलमानों से कोई संबंध है। ये अमेरिका और इसराइल की मदद से उनकी साजिश के तहत खड़ी की गई तंजीम है, जो इस्लाम और मुसलमानों का चेहरा ख़राब करने के लिए, इस्लाम और मुसलमानों से भयभीत करने के लिए दुनिया को और सरकारों को डराने के लिए। और अफसोस की बात है कि ख़ुद हमारी सरकार भी अब डरने लगी है, ताकि इसमें कई सारे फैक्टर, मैंने कल भी कहा, अब हमारा यूनियन बजट आने वाला है। हथियार बेचने वाले देश जो है वो जानते हैं कि यूनियन बजट से पहले कुछ ऐसा होना चाहिए माहौल, ताकि यहाँ के बजट में जो है वो बहुत गुंजाइश हो। फिर हमारी एजेंसियाँ जो है वो अपने डिपार्टमेंटल बजट्स को बढ़ाने के लिए और बड़े बड़े इक्विपमेंट खरीदने के लिए, और वो पैसा जिसका कोई हिसाब नहीं रखा जाता एजेंसियों में, उसको इस्तेमाल करने के लिए ये तरीके भी इस्तेमाल किए जाते हैं। और एक्सपेरिमेंट का जो जरिया बनाया जाता है वो मुस्लिम नौजवानों, क्योंकि सबको मालूम है हम किसी भी मुसलमान को, किसी भी मुस्लिम नौजवान को, बगैर किसी, आप और हम यहाँ बैठे हुए हैं,
हम में से किसी को भी जिसका नाम मुसलमान है, अगर उसको कल अखबार में आतंकवादी कह दिया जाए हाँ, तो तो कोई उस पर कोई शक नहीं एतराज नहीं करेगा, करेगा। कोई बिल्कुल एतराज, ठीक है। हाँ, अरे भाई बहुत शरीफ आदमी नजर आते थे, लेकिन वो तो पता जो है नहीं बड़े ये कहाँ खतरनाक अंदर- निकले। अंदर अंदर क्या क्या ठीक कर है, रहे थे। ठीक तो है, मैं समझता वापस हूँ मैं ये आऊंगा आपके देश पास। के खिलाफ एक बहुत खतरनाक किस्म की साजिश हो रही है और हमारी हुकूमत को इससे होशियार रहना चाहिए। ठीक और है। जो एजेंसियां बाहर की, इजराइल की एजेंसियां जो यहाँ हमारे लोगों की ट्रेनिंग दे रही हैं, उनके बहुत सारे इंटरेस्ट हैं, इंटरनेशनल भी ठीक है। और इंटरनल भी। और यहाँ जो फासिस्ट लोग हैं जो मुसलमानों को नहीं देखना चाहते या उनकी आइडेंटिटी खत्म करना चाहते हैं, वो भी इन हालात से फायदा उठाना चाहते हैं। मैं आऊंगा वापस। वीके शर्मा जी, क्या कह रहे हैं आप चीज़ों को देख रहे होंगे कि एक तरफ तो गिरफ्तारियां हो रही हैं आईएस के नाम पर और जो है वो अलकायदा के नाम पर लगातार गिरफ्तारियां अलग अलग हिस्सों से हुई हैं, अलग अलग रियासतों से हुई हैं, और उसके बाद तंजीमें जो है वो एक जगह इकट्ठा होती हैं। हालांकि कानून अपना काम करता है, कानूनी लड़ाई भी कुछ तंजीमें लड़ रही हैं, लेकिन वज़ीर आज़म से मिलना, प्राइम मिनिस्टर से मिलना या वज़ीर दाखिला, होम मिनिस्टर से मिलना जो है वो इसका सिलसिला शुरू हो गया है। इन दोनों चीज़ों को आप कैसे देख रहे हैं? जब भी दहशतगर्दी का माहौल होता है या आतंकवाद से जुड़ी कोई घटना घटती जी। है तो उसमें एक विशेष समुदाय के लोगों पर ही शक की सुई घूमती है। बिल्कुल। ये अभी यहाँ चर्चा का विषय बना ये बात का। तो मैं ये जानना चाहूंगा, ये आप लोग यहाँ पर मौजूद लोग बैठे हैं, कि ये शक की सुई एक विशेष समुदाय पर ही क्यों घूमती है? जी। इस शक की सुई को कौन हटाएगा? इस इमेज को कौन तोड़ेगा? जब तक हमारे जो एक विशेष समुदाय के या मुसलमान समुदाय के जो रहनुमा हैं, अगर वो जब तक आगे बढ़कर इस छवि को नहीं तोड़ेंगे, तब तक ये निरंतर ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। सिर्फ रहनुमाई नहीं, इसमें समाज के हर एक फर्द को हिस्सेदार बनना पड़ेगा उसका। बनाने वालों को रोकना भी पड़ेगा। हाँ, हाँ, आग बिल्कुल। लगाने वालों को रोकना भी जरूरी बिल्कुल है, ठीक आग है। बुझाना ही जरूरी नहीं है, मुझे आग जहाँ- लगाने वालों का हाथ पकड़ना भी बिल्कुल जरूरी है। आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। शायद आपको पता होगा, जैसे कि अभी दलितों से बाबा अंबेडकर ने एक शब्द कहा था कि शिक्षित बनो। मैं बार बार यहाँ इसी मन से ये बात दोहराता हूँ कि जैसे बाबा अंबेडकर ने कहा कि शिक्षित बनो, और दलितों के नेताओं ने कुछ इस बात को समझा भी और कुछ हद तक अपने स्तर को बढ़ाया भी। लेकिन मैं समझता हूं आज मुसलमानों के जो नेता बनते हैं उन्होंने इस शिक्षा के महत्व को नहीं समझा। और जहां तक इसके पीछे जो मुद्दा अगर आप गहराई से देखें, वो शिक्षा की जो कमी है, उसी के कारण से आए दिन इस तरह की वारदातें, इस तरह की घटनाएं, और जो हमारा हाँ, युवा वर्ग है, लेकिन समुदाय का लेकिन जो जिन भटकाव लोगों को है, गिरफ्तार किया जा रहा है वो ज्यादातर पढ़े लिखे ही लोग हैं। अफसोस की बात ये अनपढ़ लोग नहीं है जिनको पकड़ा है, ये सब MBA हैं, MCA सब हैं, highly BTech qualified हैं, लोग हैं, highly maximum लोग उनमें qualified से। लोग हैं। क्या चाहती है हुकूमत? इसका मतलब पढ़े लिखे लोगों को आगे पढ़ने नहीं देना चाहती है। अब मुस्लिम पेरेंट ये सोचने लगा, मेरी बात हुई कई लोगों से, नहीं साहब हम अपने बच्चे को जो है ना दिल्ली भेजेंगे, ना हैदराबाद भेजेंगे, ना बेंगलोर भेजेंगे, पता नहीं कब आतंकवादी बनकर खबरें हमारे सामने आ ये जाए, थोड़ा हमारा बहुत यही ठीक। डर हो सकता है। मैं ये डर यही कहना पैदा हुआ चाहूंगा है। कि हमें मतलब समाज के हर वर्ग को, हर तबके को इस कदम में आगे बढ़ना होगा कि ये जो छवि बनी हुई है इसको कैसे तोड़ा जाए। क्योंकि जो ये एक पिक्चर सबके समाज के सामने सब मुस्लिम समुदाय की बन चुकी है, उसको कैसे तोड़ेंगे, सबसे बड़ा सवाल है ये आज की डेट में। हमें पता है कि आए दिन कोई भी घटना होगी फिर आप लोगों पे उंगलियां उठेंगी, तो क्यों उठेंगी? बिल्कुल ठीक ये है। सब हमें सोचना पड़ेगा, इसका हमें जवाब ढूंढना होगा, और इसका कोई भी जो रास्ता है हमें सबको मिलकर निकालना बिल्कुल। पड़ेगा। MJ खान साहब, ये दो तीन तरह की बातें आई हैं, लेकिन मेरा पहला सवाल ये है, चूंकि पहले सेगमेंट में हम यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हुकूमत से बात करने की जो कोशिशें हो रही हैं और अलग अलग तंजीमों के लोग मिल रहे हैं, शाही इमाम भी मिले हैं। हालांकि एक ज़माना था, एक वक्त था जब वो अपने बेटे को नायब इमाम बना रहे थे, उसकी तकरीब में उनको प्राइम मिनिस्टर को नहीं बुलाएगा, लेकिन अब मसला आया है समाज का और समाज की प्रॉब्लम का, तो जा करके वो खुद मिले हैं। ये एक अच्छा कदम है और इसकी जो है वो कहीं ना कहीं इस कोशिश को ज़रूर सराहना चाहिए। लेकिन आप देख कैसे रहे हैं, चूँकि खुद आप भी जो है एक वफद लेकर के गए हैं वज़ीर दाखिला के पास, ये कोशिशें जो हैं ये कितनी ज़रूरी हैं और आपको लगता है कि ये कोशिशें ज़रूर कामयाब होंगी समझाने में हुकूमत को कि ये तबका जो है, ये पढ़ा लिखा तबका भले ही ना हो उतना, लेकिन शरीफ है और मतलब कहीं किसी के झांसे में आने वाला नहीं है, IS के या फिर जो है वो अलकायदा के? देखिए, हिंदुस्तान काफ़ी हद तक जो है वो एक तरीके से इन चीज़ों से बचा हुआ है अभी तक। जी। जो भी ग्लोबल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, और ये अच्छी बात है कि सरकार की तरफ से एक प्रोएक्टिव अप्रोच है इसमें कि अगर ज़्यादा मुतासिर नहीं है, कोई घटना नहीं हो रही, लेकिन इसके बावजूद बड़ा विजिलेंट होने की ज़रूरत है और है सरकार। तो ये एक अच्छी बात है सरकार की तरफ से। सरकार ओपन है मुस्लिम डेलीगेशन से बात करने पे, और मुसलमान इनिशिएटिव लेके जा रहे हैं, या और भी अच्छी बात है। क्योंकि नॉर्मली ऐसा माना जा रहा था कि भाई बीजेपी की गवर्नमेंट है तो बड़े मसलों पर भी बात करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें एक बड़ा बदलाव आया और मेरी समझ से अच्छा बदलाव है कि सरकार 5 साल के लिए है, किसी की भी सरकार हो, सरकार सबके लिए है, चूँकि कॉन्स्टिट्यूशन के तहत उसकी शपथ होती है, सबके लिए है सरकार। तो ये एक और अच्छी बात है। जहाँ तक शर्मा जी की बात है, उस पर मैं आना चाह रहा हूँ कि ये बात सही है कि फ्रॉम अगर डिफरेंट पीरियड्स पे आप नज़र डालें तो एक ब्रांडिंग प्रोजेक्ट जैसा चलता दिखता है। मैं आपका
ध्यान उस तरफ दिलाना चाह रहा हूँ कि 2005 से और 8 का अरसा देखें आप अगर, तो हर महीने कहीं ना कहीं का पुलिस कमिश्नर एक गमछा पहना के बैठाल देता था मास्टरमाइंड, उसको टर्म कर देता था। एक को मास्टरमाइंड पेश कर दिया कि उसकी उम्र उस वक्त थी 24 साल और उसको, ये 2007 की बात है, उसको 92 तक के ब्लास्ट का मास्टरमाइंड बना दिया गया। तो मेल टुडे अखबार ने उसकी मार्कशीट सर्टिफिकेट निकाल लिया एज का, वो 92 में बैठ रहा था 7 साल का। तो उसने लिखा कि 7 साल की उम्र में मास्टरमाइंड कैसे हो सकता था। इलियास आजमी और अकबर अहमद डंपी, ये दोनों बीएसपी के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते थे। इन्होंने पार्लियामेंट में वो गमछा बांध के घुसे, बोले हम भी वही कलर का पहने, हम भी आतंकवादी हैं। उस दिन से लेकर आज 8 साल हो गए, एक भी आतंकवादी मास्टरमाइंड नहीं पेश हुआ है। कभी सूरत का पुलिस कमिश्नर, कभी हैदराबाद का, कभी दिल्ली का, कहीं मुंबई का, कहीं वो एक गमछा खास पहना के पेश कर देते थे। एक बात ठीक। दूसरा, एक बम ब्लास्ट का सिलसिला शुरू होता था। ये तो मैं चिदम्बरम को बधाई देता हूँ, पॉलिटिकली मेरा कांग्रेस से कोई वो लेना देना नहीं, लेकिन चिदम्बरम ने इतनी सख्ती से पेश हुए, चिदम्बरम का आना एज होम मिनिस्टर और इन सारे बम ब्लास्ट का उसी दिन से रुक जाना बड़ा कोरिलेशन साबित करता है। जब तक पॉलिटिकली कन्वीनियंट होता था, शहर के बाहर दहशतगर्द आते थे, मारे जाते थे। पॉलिटिकली कन्वीनियंट होना बंद हो गया है, कोई दहशतगर्द किसी शहर के बाहर न हमला करने किसी नेता पर आता, न मारा जाता है। इन पैटर्न्स को अगर एनालाइज करें तो साफ साफ एक ब्रांडिंग प्रोजेक्ट लगता है। पुलिस की अकाउंटेबिलिटी जब तक फिक्स नहीं होगी, ठीक है, परसेप्शन बेस्ड अरेस्ट होती हैं, आइडियली प्रूफ बेस्ड होना चाहिए, लेकिन अकाउंटेबिलिटी जब तक एयरिंग ऑफिसर्स की फिक्स ना होगी, 100 में से कम एक पनिश्ड हो जाए जो बार बार कर रहा है, तो मैसेज जाएगा सबको। ये उस दिन होम मिनिस्टर साहब के वहाँ बड़ी डिटेल में ये बात रखी गई कि कैसे आईटी का एप्लीकेशन हो सकता है, कैसे पुलिस रिफॉर्म हो सकता है, कैसे अकाउंटेबिलिटी एंड मैं वापस आऊंगा, यहीं से शुरुआत करेंगे क्योंकि वक्त हो गया ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसे मसलों पर हुकूमत से लगातार बात करना और बात करते रहना कितना ज़रूरी है, क्योंकि हुकूमत को भी समझाना है, एजेंसीज जो है वो तमाम उसके अंडर में काम करती हैं, तो उनका जो है उनको बताना बहुत ज़रूरी है, उनकी जहन साजी करना बहुत ज़रूरी है कि भाई एक तबका है वो अपने काम में लगा हुआ है, समाज की तरक्की का हिस्सा बनना चाहता है, लिहाजा उसे उस तबके के कुछ लोगों को अलग अलग केसेस के तहत इस तरीके से फंसाया ना जाए। बहरहाल वक्त हो गया ब्रेक का, बहुत ज़्यादा हाजिर होंगे, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं हमारे मसाइल। बात हो रही है मरकजी हुकूमत से बातचीत की, जिस तरीके से गिरफ्तारियां हो रही हैं ISIS और अलकायदा के नाम पर, उसको लेकर के बहुत सारी तंजीमें मरकजी हुकूमत से राब्ता कायम कर रही हैं, बात कर रही हैं और समझाने की कोशिश कर रही हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है हिंदुस्तान में, लिहाजा ये जो गिरफ्तारियां हैं इनके ऊपर रोक लगाई जाए। आप बहुत अहम बातें कर रहे थे एमजे खान साहब, और आपको लगता है कि ये जो कोशिशें हैं और लगातार डायलॉग होते रहना चाहिए कम्युनिटी के दरमियान और हुकूमतों के दरमियान, चूंकि परसेप्शन में ये भी बन जाता है कि ये हुकूमत हमारे लिए काम नहीं करती है, हमारे खिलाफ काम करती है, परसेप्शन ये भी बन जाता है हुकूमत का कि ये कम्युनिटी जो है ये तो अनपढ़ है, इसको समझा लो, ये कुछ नहीं करने वाली, या फिर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज का ये परसेप्शन बन जाता है कि कुछ भी कर लीजिए इनके लिए, हमारे साथ नहीं आने वाली। तो ऐसे मौक़ों पर या ऐसे वक्त पर यह गलतफहमी दूर करना बहुत ज़रूरी है और गलतफहमी बातचीत के जरिए ही दूर हो सकती है। मैं एक अच्छी बात लार्जर पर्सपेक्टिव में कह रहा हूँ जी कि सबका धर्म एक है, मजहब एक है। क्यों? मजहब का मतलब ड्यूटी, ये मान के कि एक ऊपर वाला पैदा करने वाला है, हम सबको मर के उसके पास जाना है, अपने कर्मों का हिसाब देना है, ठीक है। ये हिंदुइज्म में भी है, वेदास में भी है, कुरान में भी, बाइबल में भी है। सिर्फ वे ऑफ वर्शिप डिफरेंट है। हम नमाज पढ़ते हैं, तो ये एक चीज़ है जिसको बैठ के, तो अच्छी चीज़ें जो अलग अलग रिलीजन्स की, और इसीलिए उस दिन इस बात में एम्फेसिस डाली गई थी, जोड़ दिया गया था कि इंटरफेथ डायलॉग कमीशन बनना चाहिए। मेरा ही पॉइंट था, मैंने उसको डिटेल भी किया था। डोवाल साहब भी बैठे थे, उनका 2.5 घंटे बैठना एक मीटिंग बड़ी बात थी। होम मिनिस्टर साहब 3.5 घंटे उसमें बैठे, IB चीफ भी बैठे थे। तो जैसे US में इंटरफेथ डायलॉग कमीशन है, ऐसे हिंदुस्तान में होना ज़रूरी है, जिसमें धर्म गुरु जो है, रिलीजियस लीडर्स, सोशल लीडर्स, अलग अलग कम्युनिटीज़ के बैठे हैं। कुछ तो ऐसी कॉमन ग्राउंड है जिसमें कोई डिफरेंस है ही नहीं। जैसे इस्लाम में भी आर्टिकल 377 पे जितने मुस्लिम संगठन वो भी एक तरफ हैं, चाहे राइट विंग देख लो वो भी उनका है। हिंदुस्तान में जो फैमिली वैल्यूज़ हैं, इनका इरोजन हो रहा है, उस पर मुसलमान भी उतने फिक्रमंद है जितना हिंदू फिक्रमंद है। वेस्टर्न कल्चर का अनस्लॉट है, यहाँ की सोसाइटी में डिग्रेडेशन हो रहा है, उस पर भी लोगों का कंसर्न। हिंदुस्तान का एक नाम रोशन हो, तरक्की हो, उसमें सबका फ़ायदा है। तो बहुत सारी कॉमन ग्राउंड है। मुसलमान होना, हिंदू होना एक आइडेंटिटी है, 100 आइडेंटिटीज में हम रहते हैं डेली। बिल्कुल ठीक है। तो ये बातचीत का दायरा निकलने से उस दिन जितने इश्यूज निकले हैं, और मैं अच्छी बात बताता हूँ, शाम को देर रात में करीब 10 बजे रात में होम मिनिस्टर राजनाथ जी का फ़ोन हमारे पास आया। ही सेड कि देखिए बातचीत अच्छी हुई है, सब चीज़ें हुई, अखबार में भी छपेगा, लेकिन कुछ चीज़ें करवा लो हमसे इससे पहले कि हम दोबारा मिलें आपसे। तो ये एक सिंसियरिटी फॉलोअप बहुत जरूरी है। आप मिलते हैं इश्यूज को लेकर के, लेकिन फॉलोअप क्या हो रहा है, उस पे उस मसले के ऊपर काम कितना हो रहा है, ये भी बहुत जरूरी है।
मेरी समझ से डायलॉग जो है वो तमाम चीज़ों का एक, कोई परमानेंटली अच्छा नहीं होता, कोई परमानेंटली बुरा नहीं होता, उसी के एक्सटेंशन से कोई 100% कम्युनल नहीं, कोई 100% सेकुलर नहीं, बड़ा सिचुएशनल होता है, कंटेक्चुअल होता है। इसलिए तीन चीज़ें ख्याल रखना चाहिए माइनॉरिटीज़ को कहीं भी दुनिया में। आपका कंडक्ट क्या है, आपका कैरेक्टर क्या है और आपका कंट्रीब्यूशन क्या है, उससे आपकी रिस्पेक्टेबिलिटी होती तमाम सारी। ये बात सही मीम अफजाल साहब ने कहा कि रोग एलिमेंट्स हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर कोई कहीं लिख के भी दे दे शपथ पत्र पे कि नहीं है, तो एक जो सच्चाई है उसको नकारा नहीं जा सकता। इसलिए पुलिस, डोवाल साहब से हमने कहा कि जब इतना इंडिया आईटी में सुपर पावर दुनिया में हो रहा है, क्या आईटी बेस्ड पुलिस रिफॉर्म्स में इंट्रोडक्शन आईटी का नहीं हो सकता, जिससे अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी हो और एयरिंग ऑफिसर्स के डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होकर उनका पनिशमेंट हो। ठीक। विके शर्मा जी, हम देखते हैं कि ये जो परसेप्शन है ना, ये बड़ा अजीबोगरीब लफ्ज है और बड़ी अजीबोगरीब चीज़ है। इसकी बिना पर कई तो गिरफ्तारियां हो जाती हैं और इसी की बिना पर कई बार दूरियां बढ़ती चली जाती हैं। और जैसे मैंने पहले भी कहा था कि भाई परसेप्शन की बिना पर ही लोग समझते हैं कि ये पार्टी हमारे खिलाफ है। जब आप पार्टी होते हैं तो हो सकता है कि आइडियोलॉजी कुछ और हो, लेकिन जब आप हुकूमत बन जाते हैं या हुकूमत आपकी बन जाती है तो फिर चीज़ें कुछ और तरीके से चलती हैं। प्राइम मिनिस्टर लगातार कह चुके हैं कि उनका जो एक ही मजहब है और वो है हिंदुस्तान का संविधान, आइन। तो आपको लगता है कि ये परसेप्शन जो है, इसके ऊपर भी कहीं ना कहीं अब लोगों को दोनों ही तरफ से जो है वो जोर देना चाहिए और ये जो कोशिशें हो रही हैं ये एक पॉजिटिव है, ताकि ये जो दूरियां हैं, गलत फहमियाँ हैं, ये दूर हों। ये जो तंजीमें हैं अलग अलग, ये हुकूमत से जाकर के मिलें, प्रॉब्लम्स को समझाएं। वही शाही इमाम जो कभी अपने प्रोग्राम में नहीं बुला रहे थे वजीर आजम को, उनसे दूर रह रहे थे, वो आज खुद जाते हैं मिलने कम्युनिटी की प्रॉब्लम्स को लेकर के। तो जाहिर तौर पर परसेप्शन जो है वो कहीं ना कहीं बहुत अहम है और इस परसेप्शन को तोड़ने के लिए, गलत परसेप्शन को, वो कदम उठाना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग तभी उत्पन्न होती है, तभी पैदा होती है जब हमारे बीच में कोई कम्युनिकेशन ना हो। तो कुछ समुदाय के लोगों के बीच में ये मानना है कि यार बीजेपी की गवर्नमेंट आएगी वो हमारी बात नहीं सुनेगी, या फलां गवर्नमेंट आएगी वो हमारी बात को सुनेगी। तो ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, इसको सबसे पहले हमें खत्म करना होगा। और भटकाव का कारण भी यही है। और मैं मानता हूँ कि जितनी सरकारें आई हैं, इतिहास गवाह है। देखिए, चाहे माइनॉरिटी कमीशन हो, चाहे माइनॉरिटी जो मिनिस्ट्री है, वो सदियों, जब से हमारा संविधान बना है तब से काम करती आ रही है। चाहे किसी की भी सरकार रही हो, उन्हीं की भलाई के लिए, उन्हीं के कल्याण के लिए। मिनिस्ट्री तो वो यूपीए में बनी थी, यूपीए 1 में बनी थी शायद। जी, मैं वही कह रहा हूं। तो उसके बावजूद अब एनडीए की सरकार है, अब बीजेपी की सरकार है, लेकिन कंटिन्यू चल रही है। लेकिन वो भी उसी मुद्दों पे काम कर रहे हैं जब उनकी सरकारों में वो काम होता था। तो ये जो मन के अंदर एक बात धारणा करना कि यार वो सरकार हमारे फेवर में नहीं, ये सरकार हमारे फेवर में, इस धारणा को निकालना होगा। और ये दूरियां हमें सरकार के और जनता के बीच की दूरियों को खत्म करना होगा, नहीं तो ये भटकाव ऐसे ही चलता रहेगा। क्या कहेंगे सलीम इंजीनियर साहब? चूंकि बहुत सारी तंजीमें मिली हैं और हम ये भी देखते हैं कि जब हम कुछ अलग अलग लोगों से बात करते हैं तो वो कहते हैं नहीं हम कुछ भी हो, हम वजीर आजम से नहीं मिलेंगे, हम जो है हुकूमत से बात नहीं करेंगे, हुकूमत हमारी सुनती नहीं है, ये पॉलिटिकल पार्टी तो ऐसी है, अलग आइडियोलॉजी पर चलती है। ठीक है, उसकी आइडियोलॉजी होगी, कोई एक संगठन होगा जो उसको बैक करता है या उसकी जो है उसका असर उस पार्टी के ऊपर होगा, लेकिन क्या हुकूमत के ऊपर भी वो असर हो, ये ज़रूरी है क्या बातचीत जो है वो लगातार नहीं होनी चाहिए? जब कोई मुसीबत आन पड़े क्या तभी बातचीत का सिलसिला शुरू हो? देखिए, पहली बात तो मैं ये वाज़ेह कर दूं कि ये जो मिलने की बात इतनी ज़ोर शोर से कही जा रही है जी कि साहब हुकूमत चाहती है कि मुस्लिम संगठन मिलें, मुस्लिम संगठन या इंडिविजुअल्स चाहते हैं कि वो भी जाके मिलें, तो आखिर ये बात इस वक्त इतनी ज़्यादा क्यों हो रही है? क्योंकि इससे पहले भी सरकारें रही है, आज़ादी के बाद से अब तक सरकारें रही हैं और सब सरकारों से लोग मिलते रहे हैं और सब सरकारों से लोगों की बातें होती रही हैं, शिकायतें भी होती रही हैं, एहतजाज भी होते रहे हैं जी। और लेकिन इस वक्त अगर कोई चीज़ है तो इसका मतलब कोई ना कोई वजह है, एक बात। दूसरी बात यह है कि अफसोस की बात यह है कि हम एक डेमोक्रेसी ज़रूर हैं और आज़ादी हमने पाई है, लेकिन हुकूमत और आवाम का जो रिश्ता है सही, वो अभी तक हम एस्टेब्लिश नहीं कर पाए हैं। अभी भी हुकूमत और आवाम का रिश्ता राजा और प्रजा जैसा महसूस होता है, मालिक और गुलाम जैसा महसूस होता है कि एक बार हमने चुन दिया, अब हम उनके ऊपर इतने डिपेंडेंट हो गए कि अब मिलने के लिए उनसे तरसना पड़ता है, उनके बंगलों के आगे लाइन लगानी पड़ती है, अब मेमोरेंडम देने पड़ते हैं। अब जबकि डेमोक्रेसी में हुकूमत और आवाम का रिश्ता ये है कि वो हमारे नुमाइंदे हैं, हमने चुना है उनको और वो हमारा काम करने के लिए वहाँ भेजे गए हैं, हमारे टैक्स से उनकी सैलरी दी जाती है और आवाम का ये हक है कि वो मांगे नहीं उनसे बल्कि सवाल करे कि जिस काम के लिए हमने तुम्हें वहाँ भेजा है, जिस काम के लिए हमने तुम्हें वहाँ रखा है, उसका हिसाब दीजिए। 5 साल तुमको हम दे रहे हैं और सारे रिसोर्सेज तुम्हारे हाथ में दे रहे हैं, अख्तियारात हम अपने अख्तियारात वोट के ज़रिए से हम तुमको दे रहे हैं,
तो ये जो माइंडसेट जो है, जब तक ये बदलाव नहीं आएगा तभी तक हुकूमतें भी डिसिप्लिन नहीं होंगी। दूसरा, इस वक्त जो है हम ये कहते हैं, और ये कुछ लोग कहते होंगे कि साहब हम नहीं मिलेंगे, फला नहीं मिलेंगे, लेकिन ये एक बात है कि ये डेमोक्रेसी है। चाहे हम किसी पार्टी को या उस पार्टी के पीछे जो विचारधारा है उसको नहीं मानते, उसके खिलाफ हैं हम, और गांधी की हत्या करने वाली मानसिकता जो है वो आज भी सत्ता तक पहुंच चुकी है, ये बात भी सब लोग जानते हैं। लेकिन डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक तरीके से वो पहुंचे हैं, और चाहे हमने लोगों ने उसके खिलाफ वोट किया, इसके बावजूद आपका ताल्लुक बीजेपी से भी है, तो चाहे आप जवाब दे सकते हैं इनकी बात के बावजूद वो सरकार हमारी है जी, ये डेमोक्रेसी हमारी है, और हमारा पूरा हक है, और सबका हक है बराबर का। बिल्कुल और वो सबके प्राइम मिनिस्टर जैसा वो कहते हैं, और सबका साथ सबका विकास जो वो बात कहते हैं, बात बहुत अच्छी है, लेकिन बात उसके ऊपर अमल भी होना चाहिए। आचरण और अमल से जब तक सपोर्ट नहीं होगा, क्योंकि आपके चुने हुए एमएलएज, आपके चुने हुए एमपीज जो है उनमें होड़ लगी हुई है कि कौन आग ज्यादा बरसा सकता है, कौन नफरत फैला सकता है, कौन ज्यादा वो कर सकता है, उसको ज्यादा बड़े तमगे मिलेंगे। और अब जो टिकट बंटने वाले हैं यूपी में, वहां भी उसी की होड़ लगी है, किसने ज्यादा रोल प्ले किया। और तो ये तो खतरनाक बात है। और मैं एक बात और जवाब दे दूं, एमजे खान साहब ने जब शुरुआत की थी अपनी बात की पिछले स्लॉट में, तो आपने ऐसा नक्शा खींचा जैसे सारी खराबियां पिछली हुकूमत में थी। दहशतगर्दी का जो सारा मामला था पिछले हुकूमत में हो रहा था, अब जब से एनडीए आई है सब ठीक हो गया है, और अब बड़ी ओपन हो गई है, बड़ी पॉजिटिव हो गई है। ये बहुत बहुत गलत परसेप्शन है ये जो उन्होंने पेश किया है। अगर ऐसा होता तो आज ये नौबत नहीं आती। इंजीनियर साहब, पहली बात तो मैंने पुराने रिजीम में अगर कुछ कहा तो मैंने चिदम्बरम साहब की तारीफ किया, इसके अलावा न मैंने एनडीए की बड़ाई की न कांग्रेस की बुराई किया, सीधी सी बात है। अब दूसरी बात यह है कि पहले ये बात सही है कि अफजाल साहब भी मान रहे हैं, हम सभी मान रहे हैं कि परसेप्शन बेस्ड अरेस्ट होती रही, बड़े पैमाने पर होती रही। आज कोई 70,000 यूथ हैं जिनको मुस्लिम कम्युनिटी मानती है कि 100% इनोसेंट हैं। पर्सनली मुझसे पूछो तो मैं कहूँगा 99.99% हो सकता है 1-आधा% या 1-आधा लोग उसमें से वाकई कसूरवार हो। ये सिचुएशन आज की है। किस रजीम में हुई उसमें मैं नहीं जाना चाह रहा हूँ, उसमें जाने से कोई फ़ायदा भी नहीं है। लेकिन एक जो बदलाव आया वो मुझे होम मिनिस्टर साहब ने 2 महीने पहले बोला था, 1-to-1 में बोला था कि हमने पुलिस ATS को इंस्ट्रक्शंस पास किया है मिनिस्ट्री से कि भाई आप अरेस्ट करने से पहले एक मौका दीजिए सबको। उसके करीब 1.5 महीने बाद, मैं 15 दिन पहले बता रहा हूँ कि स्टार टीवी ने एक आधे घंटा का प्रोग्राम महाराष्ट्र के हवाले से दिखाया, जिसमें मुस्लिम बच्चों के पेरेंट्स से कह रहे थे कि साहब पुलिस वाले हमारे पास आए, उन्होंने कहा आपके बच्चे के खिलाफ प्रूफ है, लेकिन इसको आप समझा दीजिए कहीं गलत रास्ते में जा रहा है, न चला जाए। फिर कम्युनिटी के कुछ जो रिलीजियस लीडर्स थे, उलमा थे, उनको दिखाया कि पुलिस वाले हमारे पास आए, उन्होंने कहा दीन के हवाले से इन बच्चों को समझा दीजिए कि जो ये कर रहे हैं वो जिहाद नहीं, जिहालत है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। बिल्कुल। मीम अफजल साहब, आपको लगता है ये जो परसेप्शन की बिना पर जो है हम चीज़ों को करने लगते हैं, या कहीं गिरफ्तारियों की बात हो, चाहे दूरियां बढ़ाने की बात हो, कुछ भी हो, इससे नुकसान होता है दोनों ही तरफ को, कम्युनिटी को भी नुकसान होता है और हुकूमत को भी कहीं ना कहीं, या फिर पार्टी को भी नुकसान होता है, और अल्टीमेटली मुल्क का नुकसान है? बदकिस्मती से कुछ लोग ये समझते हैं कि इस मुल्क पर सिर्फ उनका ही हिस्सेदारी है, उनके अलावा बाकी सब लोग जो हैं वो इस मुल्क के बराबर के हिस्सेदार नहीं हैं, और उसके पीछे एक उनकी पूरी आइडियोलॉजी काम करती है। उसी आइडियोलॉजी को मानने वालों की आज सरकार बनी हुई है। लेकिन जब सरकार में आते हैं, मेरा ये मानना है, मैंने बहुत सी सरकारें देखी हैं कि जब आदमी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आता है तो उसको अपने परसेप्शन में, अपने काम में तब्दीली लानी पड़ती है। बिल्कुल। ये देश सबका है और सबको साथ लेकर चलने वाला ही इसमें कामयाब रहेगा। और जो लोग अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद बना कर के कोशिश करेंगे कि हम अलग चलें, चाहे वो हिंदू हों, चाहे वो मुसलमान हों, चाहे वो सिख हों, ईसाई हों, उनको हमेशा नाकामी हाथ लगेगी। क्योंकि इस देश की बुनियाद के अंदर सेकुलरिज्म भरा हुआ है। देखिए, हम बहुत सारे लोग कभी कभी बीजेपी के हवाले से या उनके कुछ लीडर्स के हवाले से बहुत नाराज़गी का इजहार करते हैं, लेकिन हमें एक बात कभी नहीं भूलना चाहिए कि इस मुल्क के अंदर मेजॉरिटी कम्युनिटी, यानी हिंदुओं की मेजॉरिटी नहीं बल्कि थंबिंग मेजॉरिटी सेकुलर ना होती तो मुसलमानों की हालत आज जो है उससे कहीं ज़्यादा बदतर हो सकती थी और उनको बहुत नुकसान पहुंच सकता था। इस मुल्क में एक डेमोक्रेसी है, इलेक्शन होते हैं, उसके अंदर लोग चुन कर के आते हैं, ये सरकार भी चुनकर आई है, उनको मौका दिया गया है। उनको चाहिए कि अपने प्रैक्टिकल, देखिए बुनियादी बात क्या है कि अगर किसी एक समुदाय या किसी एक फ़िरक़े के ख़िलाफ़ आपका ज़हनी तौर पर जो बना हुआ है उसके लिए आप काम करते रहोगे तो उसके असरात सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं दिखाई देते,
उसके असरात बाहर भी होते हैं। बिल्कुल ठीक है आज पूरे दुनिया के अंदर उठती है फिर। 52-53 मुस्लिम ममालिक हैं, जी। उनसे हमारे रिश्ते हैं। मैं चूँकि एम्बेसडर भी रहा हूँ, मैंने डिप्लोमेसी में भी काम किया है, मैं जानता हूँ कि हमको मुल्कों के साथ अपने रिश्ते बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना काम करना पड़ता है। देश की लीडरशिप को भी, हमारी ब्यूरोक्रेसी को भी, और हमारी जो मिनिस्ट्री है फॉरेन अफेयर्स उसको भी। तो जब कोई प्रधानमंत्री बनता है, जब कोई पावर में आता है, तो उसको एहसास होता है कि हमें ऐसी बिरादरी है पूरी दुनिया जिसके अंदर हमें एक दूसरे से रोज़ रब्ता रखना है। बिल्कुल ठीक। अगर हम यहाँ से ये परसेप्शन देंगे कि हम सिर्फ चंद लोगों के खिलाफ हैं या चंद लोगों के फेवर में है, तो फिर वो ठीक नहीं है, तो वो एक मैसेज बिल्कुल खराब ठीक जाता है। तो ठीक उसमें है। तब्दीली आती है। आपने बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछा शुरू में जी। कि ये जो मुस्लिम तंजीमें मिल रही हैं, और अभी इंजीनियर साहब ने भी इसके तरह कि भाई ये कौन सा वक्त है, इस वक्त क्यों मिल रहे हैं सब लोग, इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है। मैं समझता हूँ उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये महसूस करती है कि हम अगर इसी अंदाज से चलते रहे तो देश का फिर आगे चल के नुकसान हो सकता है। या तो ये उनकी तरफ से कोशिश है, या मुस्लिम तंजीमें भी ये महसूस कर रही हैं कि उनका मिलना ज़रूरी है। मुझे मिलने पर कोई इतराज़ नहीं, मैं पॉलिटिकल पार्टी से हूँ, कांग्रेस पार्टी से। हम लोग तो रोज़ आवाज़ उठाते हैं, सरकार के खिलाफ भी बोलते हैं, और उनसे मिलना जुलना भी होता है, लेकिन मिलते भी हैं, और वो जरूरी भी है। वो जरूरी है। मैं यहीं से शुरुआत करूंगा, वक्त हो गया एक और ब्रेक का, और बात हो रही है कि जब कोई मुसीबत आती है या जो परसेप्शन की बिना पर जब गिरफ्तारियां होती हैं, दूरियां बढ़ती हैं, तो क्या जो है वो ये जो दौर है ये खत्म होना चाहिए और बातचीत के जरिए ही ये खत्म हो सकता है। इंटरफेथ डायलॉग कमीशन की बात हो रही है, उसकी नहीं, तश्कील की बहुत बात हो अच्छा रही है। इनका जी हाँ। एमजे खान साहब का जो ये ये अच्छा, ये सजेशन बिल्कुल, है, ये अच्छा सजेशन मुझे है, और इस अच्छा पर बात लगा। करेंगे कि अगर राजनाथ सिंह जी इसको अच्छा समझते हैं तो उनको चाहिए शुरू करें इसको। बिल्कुल, इंटरफेथ डायलॉग कमीशन अगर बनता है तो ये दूरियां क्या वाकई कम होंगी? जो परसेप्शन बन जाता है, क्या उस परसेप्शन को खत्म करने में ये इंटरफेथ डायलॉग कमीशन क्या अहम रोल अदा करेगा? इस पर बात करेंगे, ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं हमारे मसाइल। बात हो रही है किस तरीके से अलग अलग वक्त पर अलग अलग तंजीमें हुकूमत से बात कर रही हैं, क्योंकि ISIS और अलकायदा के नाम पर कुछ मुस्लिम नौजवानों की या कुछ मुस्लिम तबके के लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं। तो इन गिरफ्तारियों को रोकने के लिए मुस्लिम तबका एकजुट हुआ है, एक जगह आया, एक प्लेटफॉर्म पर आया और हुकूमत से बात हो रही है। इंटरफेथ डायलॉग कमीशन बनाने की बात भी हो रही है कि जो दूरियां हैं, जो कहीं ना कहीं गलत फहमियां है हुकूमत के दरमियान और एक कम्युनिटी के दरमियान, उसको दूर किया जाए। और अलग अलग कोशिशें हो रही हैं। कोशिशों की जो बात है वो बहुत अहम है, क्योंकि अगर कोशिशें नहीं होंगी, बातचीत नहीं होगी, तो शायद मसले का हल नहीं निकलेगा। क्या कहेंगे वीके शर्मा जी, ये जो कोशिशें हो रही हैं बहुत कामयाब आपको लगता है? और कि इंटरफेथ डायलॉग कमीशन बनाने की बात हो रही है, आपको लगता है कि अलग अलग तंजीमों के लोग, अलग अलग मजहब के लोग, अलग अलग सोच विचार के लोग उसमें जो है शामिल होने चाहिए ताकि हुकूमत तक बात पहुंचे? नहीं, बहुत अच्छा ये विचार है कि डायलॉग कमीशन बनना चाहिए, और जब तक हम बातचीत नहीं करेंगे आपस के हर कम्युनिटी के लोगों से, तो उनके विचारों के, उनके जहन में क्या चल रहा है, क्या उनकी परेशानी है, तब तक वो चीजें सबके सामने नहीं आ पाएंगी। और शायद हो सकता है यही कोई कारण रहा हो कि इसी वजह से आज जो ये जहां भी ये दहशतगर्दी होती है, जहां भी इस तरह का कोई माहौल उत्पन्न होता है कि वहां पर कुछ लोगों का ही नाम या कुछ लोगों की तस्वीर उभर के आती है। तो ये सब जो हमने देखिए, ये वाली ये जो धारणा है या परसेप्शन, ये एक प्रॉब्लम जो है तकरीबन 20-25 साल पहले अगर आप बैक जाएंगे तो सिख कम्युनिटी के सामने भी यही थी जी। कुछ जो भी कुछ सच्चाई थी वो एक अलग इशू है, लेकिन वो लोग बाहर निकल करके आए। हाँ। तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि जैसे सिख कम्युनिटी बाहर निकल कर आई है, तो ऐसी ही मुस्लिम कम्युनिटी को भी बाहर निकलना होगा। और रही आयोग की बात, और या मैं कह रहा हूँ जैसे अभी माइनॉरिटी कमीशन हमारा काम कर रहा है, तो आपको लगता नहीं कि जितनी भी मुस्लिमों को या माइनॉरिटी कम्युनिटी को सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो सारी सुविधाएं आज मिल रही हैं? क्यों फिर ये भटकाव फिर क्यों है, जब सारी सुविधाएं चाहे गवर्नमेंट कांग्रेस की रही हो, चाहे बीजेपी की सरकार रही हो, जो काम भी कर रही है, लेकिन ये नहीं, शिकायतें। तो ये शिकायतें क्यों? जब उनके हितों के लिए जब आयोग बना हुआ है, उनके हर चीज को सुनने के लिए कमीशन पहले से मौजूद है, तो उसके बावजूद भी ये भटकाव क्यों हो रहा है? तो कहीं ना कहीं हमारे इसी समुदाय के लोगों को आगे आना चाहिए और सबको एक जागरूकता जो बतानी चाहिए कि भाई हम लोग इस दहशतगर्दी के खिलाफ है और हमेशा रहेंगे। तो ये कहीं ना कहीं पहल होनी चाहिए। शर्मा जी, आप तो खुद जर्नलिस्ट हैं जी। आप जो ये बात कह रहे हैं कि आगे आना चाहिए, आप ज़रा उठाकर तो देखिए, मुस्लिम मीडिया जो है पूरे मुल्क के अंदर, ख़ासतौर पर मुस्लिम लीडरशिप है, मुस्लिम तंजीमें हैं, आप किसी एक तंजीम का, छोटी बड़ी किसी का पूरे भारत के अंदर ये दिखा दें कि जिसने कभी ये कहा हो कि ISI ठीक है,
आईएसआई को तो सब अभी उसकी मुखालफत जमात कर रहे इस्लामी हैं, जो सब सबसे उसके बड़ी मुखालिफ ऑर्गेनाइजेशन जो है, है, उन्होंने कहा। है। उसके अलावा मैं आपको बताऊं, ये हिंदुस्तान के 1000 उलमा का फतवा है कि आईएसआई जो है वो एंटी इस्लामिक है, इस्लाम के खिलाफ है, और इसके साथ जाना इस्लाम की मुखालफत करने के बराबर है। देखिए बरेली और तबका उन्होंने इसको फिक्र जो है, इस्लाम बरेली दुश्मन तबका करार फिक्र दिया है, है। देवबंद है, तो वहाँ आप सब जो ये जगह कह से रहे हो, आप जो ये कह रहे दहशतगर्दी के हैं खिलाफ कि अपने जारी उनको हुए हैं। आना होगा। बिल्कुल, मैं तो ये देखिए, कहूंगा उससे आगे बढ़कर के आप जैसे लोगों को आकर के हमारी बात को आगे रखना होगा, नहीं, बिल्कुल और ये आपकी- कहना मैं आपकी- होगा मैं आपको आपकी बात से कि सहमत मुस्लिम हूं। कम्युनिटी इनके साथ नहीं जाएगी, जैसे कि वजीर दाखिला राजनाथ सिंह जी ने कहा। देखिए, जहां अभी बात हुई, मैंने सबसे पहले एक पॉइंट उठाया था कि शिक्षा की कमी, एजुकेशन की कमी। अरे आप देखिए मदरसों के अंदर अगर दुनियावी तालीम को अगर लाना चाहते हैं कोई भी सरकार, पढ़ाई जा रही है। वो क्यों होता है? पढ़ाई जा क्यों रही है। दीनी तालीम आपको की मालूमात- तरफ ही आप मतलब मेरा कहने का मकसद आपकी आप मालूमात समझें। आपकी देखिए, मालूमात में कमी है, आपकी मालूमात में कमी हाँ, है। विके शर्मा जी, आज सारे मौलवियों की भी जरूरत है, मदारिस के पंडितों की भी अंदर जरूरत मॉडर्न है, इसीलिए जो है वो बिल्कुल। एजुकेशन तो मैं हाँ, बढ़ी संस्कृत जा रही विद्यालय है। भी तो है ना, हम संस्कृत एक विद्यालय भी मुख्य है। धारा में सब ठीक लोग है। साथ चले नहीं, ना, ये मुख्य धारा ये अल्पसंख्यक का मुख्य जो धारा शब्द है वो हटना चाहिए ना फिर उस हिसाब से। मुख्य धारा इसलिए जो हम है, अल्पसंख्यक हैं, मुख्य बताइए धारा ना। जो है, मुख्य ठीक है। धारा जो है वो आपके कहने से थोड़ी तय होगी। इस देश की मुख्य धारा के साथ ही सब लोग चल रहे जी। हैं। ये बार बार मत कहा सलीम कीजिए इंजीनियर साहब। कि मुख्य धारा में आइए। जी। मुख्य धारा से क्या मतलब है आपका? हाँ, ठीक है, किस वापस आता मुख्य हूं, धारा की वापस बात आते करते हैं, हैं? एक एक लफ्ज जो है बाद में और जो बोलेंगे। क्या कहेंगे सलीम इंजीनियर साहब, ये जो इंटरफेथ कमीशन बनाने की बात है, चूंकि वजीर आजम से जब मुलाकात की एक अलग अलग तंजीमों के लोगों ने, आइडिया नहीं है, नेम नहीं, प्लेट ठीक या है। अल्फाज बदलने से। नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल पहले से एक मौजूद है, जिसमें सब मज़ाहिब के और सारे रिप्रेजेंटेटिव लोग थे। ठीक है, उन चीज़ों को एक्टिव बनाने की ज़रूरत थी। योजना आयोग था, अब नीति आयोग हो गया। नेम प्लेट बदलने से आपका इंटेंशन क्या है, आपका इरादा ये क्या important है? है। और देखिए, ये समाजी सतह पर करने के काम है। गवर्नमेंट्स और हुकूमतें जब तक समाज से करीब नहीं आएंगी, उनके दर्द को जानने की कोशिश नहीं करेंगी, और जो सरकार और समाज के बीच में जो एजेंट्स हैं ना, उनसे जब तक आज़ाद नहीं होगी। असल में बहुत से लोग बीच में ऐसे बफर बने हुए हैं जो हुकूमत को जो बताते हैं वही हुकूमत समझती रहती है। बिल्कुल, समाज का जो असल दर्द है, लोगों के बीच में सरकार को आना तो चाहिए। वो कोशिश और कौन करेगा, वो शुरुआत कोशिश कौन दोनों करेगा? करेंगे, सरकार भी करे, सरकार की भी ये जिम्मेदारी है कि वो भी करे। और देखिए, शाही आवाम इमाम भी- जाकर के मैं आवाम आपको भी एक करे। एग्जांपल बताता हूं सलीम साहब। शाही इमाम आवाम जाकर भी- के मिलते हैं तो लोग कहते हैं कि कोई निजी फायदा उनका होगा। अगर जाकर के उमर इलियासी मिलते हैं तो लोग उनके ऊपर सवाल उठाते हैं। अगर अजमेर शरीफ से कोई आकर के मिलते हैं, कहते हैं कि भाई साहब ये तो वक्त की बात कर रहे हैं, नहीं, नहीं, तो ये- फिर ये वो बात शुरुआत नहीं, कौन ये करे, नई बात किसके ऊपर नहीं। यकीन किया जाए? नई बात वो नहीं है, वो और कोई यकीन नई इसके बात नहीं, ऊपर पहले है। भी हमेशा ऐसा होता रहा है। जब भी कोई जाके मिलता है इस तरह उनको के- दलाल बता दिया जाता है। नहीं, ये बहुत कोई- कुछ बोलते ये हैं कोई लोग, नई बात लेकिन- भी नहीं है और ये गलत बात भी नहीं है, क्योंकि लोगों के अपने एजेंडे भी हैं, लोग ठीक अपने है। कामों के लिए भी मिलते हैं। और पब्लिक जो ओपिनियन बनाती है वो बेबुनियाद नहीं बनाती है। पब्लिक जानती है किसी की हिस्ट्री, पब्लिक जानती है कौन क्या है। और ये जो बीजेपी की जो मौजूदा सरकार है, जो अब इससे उम्मीदें थी कि प्रधानमंत्री जी जो है बड़े अच्छे अच्छे नारे दे रहे हैं, अल्फाज दे रहे हैं, तो उम्मीद है कि वो नारे और अल्फाज जो है रियलिटी में आएंगे। लेकिन अफसोस ये है कि 18 महीने गुजरने के बाद अभी तक वो एतमाद नहीं पैदा हुआ। देखिए, जब तक आप माइनॉरिटीज़ में एतमाद नहीं पैदा करेंगे, भरोसा नहीं पैदा करेंगे, और उनको ये भरोसा नहीं होगा कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी, ये बिला वजह ये पैदा नहीं हुआ है, क्योंकि हो रहा है इसलिए ये परसेप्शन इसलिए पैदा हुआ है। माइनॉरिटी की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ पूरे मुल्क के अंदर एतमाद पैदा वही होना मैं चाहिए, कह वो रहा नहीं हूँ, हुआ। पूरे मुल्क में नहीं हुआ। तो माइनॉरिटीज में कैसे हो तो ये जाएगा? आज का नौजवान नहीं, जिसको लेकिन बड़े वो जो ख्वाब गिरफ्तारियां दिखाए हो रही है गए। माइनॉरिटी के लोगों की हो रही है ना, नहीं, इसलिए नहीं, मैं हम बात उस इन पर कर रहे हैं। जनरल बिल्कुल, इन हाँ। जनरल जो बात दूसरा कह रहे ये हैं है, ठीक है। एतमाद होना चाहिए, वो जो बात कह रहे हैं जनरल, हाँ, तो उसके एतमाद मैं कह पैदा रहा हूँ, होना चाहिए। एतमाद तो पूरे मुल्क में नहीं पूरे हुआ मुल्क अभी में तक। भरोसा जब तक पैदा ठीक है। नहीं होगा तब जी, तक टाइम जो का है, ख्याल रखते हुए आप जो, हाँ। इसको वो नहीं कर सकते। और ये जो मेल जोल है सामाजिक सतह पर, सामाजिक सतह पर बहुत काम करने की जरूरत है। जैसे हमारे शर्मा जी ने भी बहुत सी बातें कही, मालूम हुआ कि अभी हमें इनसे बहुत बात करने की जरूरत है, हाँ, बिल्कुल। मदरसों के बारे समझने में, और मुस्लिम समझाने की समुदाय के जरूरत बारे में। तो पूरा इतना बड़ा देश है, तो बहुत कम्युनिकेशन गैप है। और मैं समझता हूँ कि एक तबका ऐसा भी है इस देश में जो चाहता है कि यह कम्युनिकेशन न हो, नफरतें पैदा हो, दूर हो, लोग एक दूसरे के बारे में जाने नहीं। उन चीज़ों को रोकने की ज़रूरत है। लोग मिलें जुलें, एक दूसरे को समझें, एक दूसरे के मज़हब को समझें, और जो यहाँ का सेक्युलर और जो प्लूरल ढांचा है उसकी हिफाजत की बहुत ज़रूरत है। और उसके बगैर आप इस देश को मजबूत नहीं कर अफजल सकते। साहब, इंटरफेथ डायलॉग कमीशन कितना अहम होगा? और चूंकि वजीर आजम कह चुके हैं जब एक वफद से वो मिले थे कि अगर मुझे रात को 12 बजे भी आवाज़ दोगे तो मैं तैयार हूँ आपकी प्रॉब्लम्स को सुनने के लिए और आपकी प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए। देखिए, अभी आवाज़ दी गई है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अक़लियती किरदार को लेकर के, अभी आवाज़ दी गई है जामिया के किरदार को लेकर के, अभी आवाज़ दी गई है गिरफ्तारियों को लेकर के। तो अब सरकार, देखिए, अब जो बॉल जो है वो सरकार के पाले में है। ठीक है। अब उन्हें एक्शन लेकर के ये साबित करना है कि उन्होंने एक्शन लिया और वो इस देश के अंदर सबको बराबर का दर्जा देना चाहते हैं और सबका साथ और सबका विकास चाहते हैं।
अगर वो प्रैक्टिकली कुछ करेंगे और सबका साथ सबका विकास लेना चाहें तो उनको करना चाहिए। अब यहाँ से तो बात चली गई, अब वहाँ से जवाब आने की देर है। बिल्कुल। अब हमें वो देखना होगा। क्या कहेंगे साहब, चूंकि कोशिशें जो है वो आपकी तरफ से भी लगातार हो रही हैं और ये जो है लोग जो बातें हैं तो देखिए करते साहब, ऐसा रहेंगे। है कि जी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कॉन्फिडेंस कम्युनिटी को देने के बजाय उसमें कमी आए, ऐसा डायलॉग का नतीजा निकलता है। एक साहब ने अभी परसों जब ये होम मिनिस्टर साहब से मुलाकात हुई, जी शाम को टेलीविजन पे बोला कि जो लोग मिलने गए थे उनके अपने निजी मफाद होंगे। वही साहब 4 बार होम मिनिस्टर से मिलने गए। जब खुद मिलने जाते हैं चुपचाप तो वो कौम का दर्द लेके जाते हैं, और जब दूसरे बाकी मिलते हैं लोग तो वो मिलने जाए निजी तो मफाद निजी हो गए। मफाद। इस तरीके के लोग हैं। आप इस गवर्नमेंट के बारे में बताएं कि जब ये गवर्नमेंट सरकार बनी थी उस वक्त मुसलमानों का कॉन्फिडेंस इस सरकार पे कितना था, सर्वे करा लीजिए, और आज कम से कम 10 गुना बढ़ा है। अगर उस टाइम पे 100 में से एक मुसलमान कहता हमें मोदी सरकार पे कॉन्फिडेंस है तो आज 10 कहने के लिए तैयार हैं। तो उसमें कमी नहीं। एक भी फ्लैगशिप प्रोग्राम जो बड़े स्केल के लॉन्च हुए हैं 2 सालों में, कहीं पे मुसलमानों का नो एंट्री बोर्ड हो तो आप बता दें। हमको देखना है कि जो स्कीम्स, मैं यूपीए की भी कह रहा हूँ, यूपीए गवर्नमेंट ने गरीबों के लिए बड़ी साइजेस की स्कीम्स लॉन्च किया, लेकिन चूंकि गरीबों के लिए स्कीम्स होती हैं तो गरीबों का हिस्सा ज़्यादा लगना चाहिए। मुसलमान लार्जली गरीब है तो अगर उनकी आबादी 15% है तो हिस्सा लगना चाहिए 30%, लग रहा है 3%। तो उसको एनालाइज करने के बजाय या उस पे काम करने के बजाय कि हम यूपीए गवर्नमेंट में भी 30% के बजाय या 15% के बजाय 3% में क्यों रुक गए, आप बीजेपी पे इसको कैस्टिगेट करें तो मेरी समझ से कहीं ऑब्जेक्टिविटी से आप नाता नहीं रख रहे हैं। ज़रूरत इस बात को समझने का कि ऐसा क्यों हो रहा है। बिल्कुल। कहीं इन्फॉर्मेशन की कमी है, कहीं फैसिलिटेशन की कमी है और ज़्यादा कॉन्फिडेंस की कमी है। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये बात सही है कि मुसलमानों के तमाम मसाइल हैं जिससे आम समाज जो है वाबस्ता नहीं है या उसको उतनी समझ नहीं है। ऐसा नहीं कि बायस्ड है मुसलमानों के लिए। हम अगर सामने हुकूमत लेकिन बात वहां पहुंचानी जरूरी है, बात पहुंची नहीं शायद सही से। पहुंचानी ज़रूरी है और एक सिंसियरिटी को टेस्ट करने की ज़रूरत है, लेकिन हम लोग इंगेज रहें और इफेक्टिवली करवा लें, वो हमारी अपनी सलाहियत। एक सवाल मेरा बस लास्ट में ये भी है आपसे, आपको लगता है कि ये जो अलग अलग तंजीमें हैं तो अपना काम कर ही रही हैं, लीडरशिप जो है मुस्लिम लीडरशिप वो किसी भी पार्टी की क्यों ना हो, इन मसाइल को लेकर के एक प्लेटफॉर्म पर आए और जाकर के हुकूमत से बात करें, क्या ये जरूरी नहीं है? क्योंकि हम देखते हैं अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग रियासतों में एक कम्युनिटी के लोग एक इशू को लेकर के अलग अलग पार्टियों के होने के बावजूद भी वो एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आते हैं और अपने मसले को हुकूमत के सामने रखते हैं बड़ी मजबूती के साथ। ये बात तो हमारी लीडरशिप क्यों पीछे है? ये आपकी बात सही है जी। काफ़ी अर्सा पहले तक ये एक सिलसिला था कि कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइंस बहुत सारे पार्लियामेंट के मेंबरान जाके मुस्लिम मसाइल पर या किसी भी इशू को लेकर के बातचीत किया करते थे। अभी ये सिलसिला रुका हुआ है। मेरे ख्याल में पार्लियामेंट के जो हमारे मेंबरान हैं और उसमें जो किसी भी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं और किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको मिलजुल करके इन इश्यूज़ को, अभी जैसे अलीगढ़ का मसला है, मैं बड़ी खुशी हुई कि 7 पार्टियों के 7 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उन्होंने लिख करके इसके ख़िलाफ़ एहतजाज किया और ये कहा कि हम प्राइम मिनिस्टर से इस पर बात करेंगे और पार्लियामेंट में इसके ख़िलाफ़ एहतजाज, और उसमें एक भी मुस्लिम नहीं था। तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा खुशी का दिन वो था जब मैं ये महसूस करूं कि मेरे मसले को शर्मा जी उठा रहे हैं। बिल्कुल। और शर्मा जी के मसले को मैं उठाऊं। जिस दिन आप मुल्क के अंदर ये माहौल पैदा करेंगे तो इससे हमको ही लगेगा लीडरशिप को जो है प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए, प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए और सबको मिलजुल के इस समस्या का समाधान ढूंढना। आपको लगता है कि आपकी तंजीमें जो है वो इस लीडरशिप के ऊपर प्रेशर बनाए कि भाई आप तो आओ सामने, चूंकि पावर तो आपके पास ही रहती है ज्यादा? नहीं, बिल्कुल ये बात इससे बिल्कुल इत्तेफाक है कि लोगों को एक साथ अपने मसाइल उठाने चाहिए। और जैसा कि मैंने शुरू में कहा, अगर हम हुकूमत से बात नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? हमारी हुकूमत है, चाहे हम उसे पसंद करें या ना करें, फ़र्द को, इंडिविजुअल को हम पसंद करें या ना करें, या उनकी आइडियोलॉजी जिसके पीछे वो है उनको पसंद करें या ना करें, लेकिन अभी वो हुकूमत में है, उनसे डायलॉग करना भी पड़ेगा और बल्कि उनसे सवाल करना पड़ेगा। बिल्कुल। हाँ, तो सवाल जवाब का सिलसिला जो है वो जरूर अलबत्ता एमजे खान साहब की एक बात से मुझे इख्तलाफ इसलिए नोट कराना ज़रूरी है ताकि हम भी अपनी बात कहें। इनकी राय ये है कि कॉन्फिडेंस बिल्डअप बहुत ज़्यादा हुआ है मुसलमानों में, 10 गुना। कोई बात नहीं है, इनकी राय है, अब उसको जो है, लेकिन मैं बताता हूँ कि खुद उनकी पार्टी और उनसे जुड़े हुए लोगों का भी कॉन्फिडेंस कम हुआ है। क्या कहेंगे एमजे खान साहब, ये जो लीडरशिप की बात हो रही है, तंजीमें तो मिल रही हैं लेकिन लीडरशिप जो है वो अभी पीछे ही है, मुस्लिम लीडरशिप। इंजीनियर साहब, उसको रहने दीजिए सर, वो तो ये रहने दीजिए। मैं बता रहा हूँ कि कोई पीक पे हमेशा नहीं बना रह सकता। जब नरेंद्र मोदी जी आए थे एक हाई पीक की पॉपुलैरिटी थी, उसमें गिरावट आना एक बड़ा नेचुरल प्रोसेस है। उस जम्मू में जहां से 43% बीजेपी वोट मिले थे और जब रियासती इलेक्शन हुए, जब ये कहा गया पहली बार हमारी सरकार, इतना इमोशनल माना था। सर मेरा सवाल अब वोट घट के 34% आ गए।
मैं ये कह रहा हूँ इंजीनियर साहब का एक पॉइंट हमारा अच्छा है कि सरकार से ज्यादा अगर सोशल लेवल पे इसमें एक इनिशिएटिव्स आए तो मेरा उससे सवाल ये कहीं था ज्यादा- मेरा सवाल ये था कि ये अलग अलग तंजीमें मिल रही हैं, क्या मुस्लिम लीडरशिप जो है अलग अलग पार्टियों में अब उसको भी जो है वो एक प्लेटफॉर्म पर आकर के अपने मसले मसाइल के, अपनी कौम के मसले मसाइल को जो है वो हुकूमत तक पहुंचाना देखिए चाहिए? दोनों तरीके हैं। एक तो है आप अलग अलग ग्रुप्स में जाएं तो ठीक है। उसका भी एक नतीजा होता है कि ठीक है। एक डाइवर्स ग्रुप्स का जो एक थॉट प्रोसेस है वो भी चलिए। पॉइंट कन्वे करता है और एक साथ में आके एक उसका ज्यादा consolidated असर view होता भी है। होता है। ठीक, दोनों चीजें बहरहाल आप सब लोग का बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और दो तीन बातें हैं। एक अहम बात यह है कि परसेप्शन की बिना पर जो गिरफ्तारियां हो रही हैं या एक मजहब का जो है वो टैग लगा करके जो गिरफ्तारियां करने की कोशिश की जा रही है या हो रही हैं, उनके ऊपर फौरी तौर पर पाबंदी लगनी चाहिए। ये पहले भी हमने कहा था और आज भी हम कह रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर लोगों का यही मानना है कि परसेप्शन की बिना पर कतई गिरफ्तारियां नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात यह कि जो कम्युनिटी ने डायलॉग प्रोसेस जो शुरू किया है हुकूमत के साथ, वो रेगुलर होना चाहिए, वो लगातार जो है वो जारी रहना चाहिए, क्योंकि बातचीत जो है वो होना बहुत जरूरी है। और मसले मसाइल का हल जो है, क्योंकि मसले मसाइल का हल बातचीत के जरिए ही होता है और बात निकलेगी तो दूर तलक भी जाएगी और उसका असर भी जरूर होगा। आपने ये प्रोग्राम देखा, बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब।